नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस सेशन में क्लास 10 मैट्रिक इतिहास की दुनिया की पुस्तक का नाम है और चैप्टर फर्स्ट का ये यूरोप में राष्ट्रवाद। इसका फुल ऑब्जेक्टिव किताब के पूरे बीचों बीच से इसका फर्स्ट चैप्टर का सारा निचोड़ दिया हुआ है। किताब के पूरे बीचों बीच से ये सारा कुछ दिया गया है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जो नए हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। फर्स्ट में देखेंगे रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बताएंगे मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क या विलियम फर्स्ट। तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 2 में देखते हैं कि काउंट काबूर को विक्टर एमानुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था। काउंट काबूर ने विक्टर इमानुएल के लिए को किस पद पर नियुक्त किया था? तो बताएंगे सेनापति, फ्रांस में राजदूत, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री, सी। प्रश्न संख्या 3 में यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? रूस की, तुर्की की, यूनान की या फिर फ्रांस की? तो रूस के स्वतंत्रता संग्राम में जो पराजय हुई थी वो तुर्की की पराजय हुई थी। ये भी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 में देखते हैं कि यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था। यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? तो काबूर ने, मेजनी ने, बिस्मार्क ने या गैरीबाल्डी ने? तो किसने किया था? यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? तो मेजनी ने किया था। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, 4 का बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 में देखते हैं गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। इसका सही आंसर नाविक हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 में देखते हैं वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक के वंश की पुनर्स्थापना की गई थी। वियना कांग्रेस में फ्रांस में किस शासक के वंश की पुनर्स्थापना की गई थी? तो 6 का आंसर हो जाएगा। तो ये बुर्बो वंश इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बुर्बो वंश। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए कम से कम। ठीक है, जो चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल पर जो नए आए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। इसमें आपको सारा कुछ मिल जाएगा। आपका जितना भी जीके जीएस का भी इसमें वीडियो डाला गया है, बीपीएससी का सारा वीडियो डाला गया है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 में जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? प्रश्न संख्या 7 में तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, देखते हैं प्रश्न संख्या 8 में मरियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। मरियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? तो बताएंगे प्रश्न संख्या 8 का। तो प्रश्न संख्या 8 का ए आंसर हो जाएगा फ्रांस। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 9 में कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस शासक का शासन स्थापित हुआ था। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार के शासन का स्थापित हुआ था? तो प्रश्न संख्या 9 का तो यहाँ पर निरंकुश राजतंत्र, इसका आंसर हो जाएगा निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई थी। प्रश्न संख्या 10 में देखते हैं कि एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये 1688 में पारित हुआ था। ठीक है, प्रश्न संख्या 11 में देखेंगे कि सोडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी। तो सोडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? 11 का देखेंगे तो सोडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया का पराजय हुआ था। प्रश्न संख्या 12 में कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? किस युद्ध के बाद? तो सिडॉन का युद्ध। ठीक है, याद रखेंगे सिडॉन का युद्ध के बाद जो है जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ था। उसके बाद है प्रश्न संख्या 13 में नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना किया था। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना किया था? तो राइन संघ का, है ना, राइन संघ का स्थापना किया था। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखते हैं 14 में कि जाल्वेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी। जाल्वेराइन की स्थापना किस राज्य ने किया था? प्रश्न संख्या 14 का तो किस राज्य ने किया था? तो प्रसा ने किया था। ठीक है, चैप्टर 1 में जितने भी यहाँ पर दिए गए हैं उसका टोटल निचोड़ दिया गया है। एक भी क्वेश्चन इसमें छूटने वाला नहीं है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए, एक भी एमसीक्यू नहीं छूटेगा। एक भी एमसीक्यू नहीं छूटेगा। अगर छूटेगा कमेंट बॉक्स में आप एक भी एमसीक्यू छूटेगा तो आप बताएंगे हमें। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 15 में कि हंगरी की भाषा क्या थी। हंगरी की भाषा क्या थी? बताएंगे हंगरी की भाषा क्या था।
तो हंगरी की भाषा थी मैग्यार, ठीक है, हंगरी की भाषा थी मैग्यार, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है प्रश्न संख्या 16 में कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 17 में देखते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई थी? यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई थी? तो बताएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ। 1789 में जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था उसके साथ ही हुआ था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 18 में यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है। चलिए उसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 19 में मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ? मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ था? मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ था? तो मई 1848 में, मई 1848 में। प्रश्न संख्या 20 में फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? प्रश्न संख्या 20 का तो ये किस वंश के द्वारा किया गया था? तो बुर्बो वंश के द्वारा किया गया था, 20 का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 में देखते हैं कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा देश था? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में निम्नलिखित में से कौन सा देश था? प्रश्न संख्या 21 का तो कौन सा देश था? तो ऑस्ट्रिया था, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 22 में कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध जो था किस संगठन से था बताएंगे? कार्बोनरी से था, ठीक है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, कार्बोनरी से था। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 23 में जालवेरिन एक संस्था थी। जालवेरिन एक कैसी संस्था थी तो बताएंगे। तो जालवेरिन जो थी एक व्यापारियों की संस्था थी। जालवेरिन क्या थी? एक व्यापारियों की संस्था थी। चलिए उसके बाद है प्रश्न संख्या 24 में कि 1829 के एड्रियानोपल की संधि किस देश के साथ में हुई थी? एड्रियानोपल की संधि किस देश के साथ में हुई थी बताएंगे? 24 का तो 24 का ये बी आंसर हो जाएगा, तुर्की के साथ में हुआ था। प्रश्न संख्या 25 में देखते हैं, प्रश्न संख्या 25 में कि काउंट काबूर को विक्टर एमोनियल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो काउंट काबूर ने किस पद पर नियुक्त किया था विक्टर एमोनियल को बताएंगे? 25 का तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। प्रश्न संख्या 26 में गैरी बाल्डी पेशे से क्या था? गैरी बाल्डी पेशे से क्या था? तो क्या था? नाविक था। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 27 में कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? ये कौन से महादेश के अंतर्गत आते हैं तो बताएंगे? जल्दी जल्दी से कमेंट्स में बताते जाएंगे किसका आंसर सही हो रहा है और किसका आंसर कितना ज़्यादा सही हुआ है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो देखते हैं 27 का कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में है? तो किस महादेश में है? तो ये यूरोप महादेश में है। प्रश्न संख्या 28 में कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो किसने किया था? तो इसका सी आंसर हो जाएगा, बिस्मार्क ने किया था। प्रश्न संख्या 29 में कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो किस देश का? तो यूनान का रहा था, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 30 में फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुई थी 1871 में हुई थी। प्रश्न संख्या 31 में किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो सीडान के युद्ध के बाद, सीडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। प्रश्न संख्या 32 में कि यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? प्रश्न संख्या 32 का तो मेजनी ने किया था। प्रश्न संख्या 33 में देखते हैं कि यंग इटली की स्थापना किसने किया था? यंग इटली की स्थापना किसने किया था? प्रश्न संख्या 33 में तो मेजनी ने किया था। यंग इटली की स्थापना भी मेजनी ने किया था। उसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 34 में कि सीडान के युद्ध कब हुआ था? सीडान का युद्ध कब हुआ था? तो सीडान का युद्ध 1870 ईस्वी में हुआ था, 1870 में, याद रखेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 35 में कि सन 1870 में फ्रांस और प्रशिया के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सन 1870 में फ्रांस और प्रशिया के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? प्रश्न संख्या 35 का तो ये कहाँ हुआ था? तो ये सेडोन में हुआ था। चलिए प्रश्न संख्या 36 में देखते हैं कि वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था?
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वियना सम्मेलन 1815 में हुआ था, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 में, वियना किस देश की राजधानी है? वियना किस देश की राजधानी है बताएंगे? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी जो है वो वियना है। चलिए, उसके बाद है प्रश्न संख्या 38 में कि क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ था? क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ था? प्रश्न संख्या 38 में, तो ये 1854 में हुआ था। कब हुआ था? 1854 में। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। 39 में, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? प्रश्न संख्या 39 में, तो ये जो माना जाता है ये फ्रांस की क्रांति से माना जाता है ना। 1789 में जो फ्रांस की क्रांति हुआ था वो उसी समय से माना जाता है। चलिए, प्रश्न संख्या 40 में कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया था? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये 1804 में लागू किया गया था। ठीक है, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41 में, वियना सम्मेलन कांग्रेस है ना, वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? तो इसका अध्यक्ष जो था मेटरनिक था। इसका अध्यक्ष जो था मेटरनिक हो जाएगा, इसका सही आंसर। प्रश्न संख्या 42 में कि मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य बताएंगे। देखिए, कह रहा है कि गणतंत्र की स्थापना करना, प्रजातंत्र की स्थापना, पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना या नेपोलियन की पुनर्स्थापना करना। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, पुरातन व्यवस्था को पुनर्स्थापना करना। प्रश्न संख्या अगला देखते हैं 43 में, काउंट काबूर की मृत्यु कब हुई थी? काउंट काबूर की मृत्यु कब हुई थी? तो इसकी मृत्यु जो हुई थी वो 1862 में हुई थी। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 में कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरोधी कौन था? इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरोधी कौन था? तो ये जो था ऑस्ट्रिया था। चलिए, प्रश्न संख्या 45 में, जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूर्ण हुआ? जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूर्ण हुआ? तो 1871 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 46 में कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो गैरीबाल्डी ने। गैरीबाल्डी, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 में कि जाल्वेराइन संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? जाल्वेराइन संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 47 में किस वर्ष हुई थी? तो ये 1834 में हुई थी। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48 में, गास्टिन की संधि किस वर्ष हुई? गास्टिन की संधि किस वर्ष हुई थी? 48 में बताएंगे। तो गास्टिन की संधि जो हुई थी वो 1865 में हुई थी। प्रश्न संख्या 49 में, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है 49 का। तो यूरोपीय सभ्यता का पालना जो है वो यूनान को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 50 में, एड्रोन्यूपियोल की संधि किस वर्ष हुई थी? एड्रोन्यूपोल की संधि किस वर्ष हुई थी? तो बताएंगे किस वर्ष हुई थी? तो ये 1829 में हुई थी। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 51 में कि सिडॉन का युद्ध किनके बीच हुआ था? सिडॉन का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो सिडॉन का युद्ध जो हुआ था वो फ्रांस और प्रशा के बीच में हुआ था, याद रखेंगे। चलिए, अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 42 में, किस वर्ष यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था? किस वर्ष यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था? तो 1832 में किया गया था। कब किया गया था? 1832 में। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए, प्रश्न संख्या 53 में कि किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? बताएंगे। प्रश्न संख्या 53 में, तो ये फ्रैंकफर्ट की संधि। कौन सी संधि थी? फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था। चलिए, प्रश्न संख्या 54 में कि हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो हंगरी की राजधानी कहाँ है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। चलिए, उसके बाद देखते हैं गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था? गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था? प्रश्न संख्या 55 में, गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था? तो गीजो जो था वो फ्रांस का प्रधानमंत्री था। फ्रांस, याद रखेंगे। उसके बाद है प्रश्न संख्या 56 में कि सेडोवा का युद्ध किनके बीच हुआ था? सेडोवा का युद्ध किनके बीच हुआ था? प्रश्न संख्या 56 में, तो सेडोवा का युद्ध जो हुआ था ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच में हुआ था। प्रश्न संख्या 57 और ये अंतिम प्रश्न है, ठीक है। तो ओटो को निम्नलिखित में से कहाँ का राजा घोषित किया गया था? ओटो को निम्नलिखित में से कहाँ का राजा घोषित किया गया था? बताएंगे। रूस, यूनान, फ्रांस या जर्मनी? तो इसे जो है कहाँ का राजा घोषित किया गया था? यूनान का राजा घोषित किया गया था। ठीक है, वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और इस तरह का वीडियो आपको इस चैनल पर हमेशा मिलते रहेगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।